बड़ी खबर खार्कोव से है, जहां रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना के रडार को यहां तबाह कर दिया गया। ज़ेपोरिजिया को भी ड्रोन अटैक से दहला दिया गया है। वहीं डोनेस्क में यूक्रेन का बड़ा प्रहार, रूस के फ्यूल ट्रेन को टारगेट किया गया है। रूस के तेल डिपो को भी यूक्रेन ने तबाह कर दिया। यहां हमला हुआ डोनेस्क में और रूस के तेल डिपो को भी यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। फ्यूल ट्रेन को निशाना बनाया गया। और रूस का नीप्रो पर बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन अटैक से दहले नीप्रो के कई इलाके। रूस ने इस बार जो हमले किए हैं उसमें गेरैन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन अटैक के बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। साफ है, विध्वंसक हमलों से दहल गया है रूस। मॉस्को पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ। रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन की बमबारी। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके बाद एक्टिव हो गया। कई शहरों पर टारगेट, मॉस्को पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला। तो एक तरफ यूक्रेन लगातार मॉस्को को निशाना बना रहा है, राजधानी पर अटैक कर रहा है रूस की, वहीं यूक्रेन के कई शहरों को रूस टारगेट कर रहा है। 450 से ज्यादा ड्रोन हमले से मचाई गई है यूक्रेन में बड़ी तबाही। तो दोनों तरफ से लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन के कई शहरों को रूस की तरफ से टारगेट किया गया है और रूस की राजधानी मॉस्को में जोरदार बमबारी की है ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन। तो पुतिन बदले की तैयारी कर ही रहे थे। लगातार प्रहार भी हो रहा है। कहां कहां हमले हुए हैं ये भी समझ लेते हैं। ओडेसा, सूमी, खेरसोन, खार्किव वो क्षेत्र जहां लगातार हमले किए जा रहे हैं टारगेट कर। यूक्रेन पर 450 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए हैं। यूक्रेनी इलाकों पर 30 मिसाइल हमले भी हुए हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया है। जी हाँ, रिहायशी इलाकों पर भी रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। अब इसका असर क्या हुआ ये आप जान लीजिए। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति इस वक्त साफ नजर आ रही है। मनीष, सबसे पहले आप ही बताइए, पुतिन का बदला एक तरफ हमें नजर आ रहा है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी मानने को तैयार नहीं है। राजधानी मॉस्को तक को टारगेट किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, वो भी हमले कर रहा है। ये जंग कहां जाती हुई दिख रही? देखिए, इसके बावजूद कि अभी यूरोपीय देश में एक के बाद एक मीटिंग हो रही है पीस प्रपोजल के नाम पर, लेकिन एक्चुअल में ये युद्ध जारी ही रहने वाला है और दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन ने बहुत ही आप कहें तो सुनियोजित तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया और ड्रोन के जरिए मॉस्को तक पर अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन यूक्रेन के साथ दिक्कत यह है कि ग्राउंड पर उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। ग्राउंड पर आज की तारीख में उनके पास ना केवल ट्रुप्स कम पड़ रहे हैं बल्कि हथियारों की भी भारी कमी हो गई है और इसकी वजह से हर बीतते दिन कुछ जमीन उन्हें खोना पड़ रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा कि पोक्रोवस्क और कुपियांस्क को लेकर किस तरह से उन्हें वो सिटी को रूस के हवाले करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर लग रहा है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो फिर ये युद्ध में लगातार यूक्रेन अपनी टेरिटरी खोता जाएगा और जिसे वापस लेना उसके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल मनीष, और ऐसे हालात बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। लौटे उससे पहले रुक एक बड़ी खबर का, जहां यूरोप के खिलाफ रूस का बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। रूस की बहुत बड़ी तैयारी है, लंदन तक मिसाइल हमले का रूसी प्लान। क्या है ये प्लान, आपको बताएंगे। बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल की तैनाती की जाएगी। 17 दिन में बेलारूस में ओरेश्निक की तैनाती करने की तैयारी में है रशिया। यूक्रेनी खुफिया विभाग के प्रमुख का ये दावा सामने आया है। ये बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है रूस। रूसी ओरेश्निक
का मिशन तैयार और टारगेट पर है लंदन। खबर क्या है? बेलारूस में ओरेशनिक की तैनाती होने वाली है। 17 दिन के भीतर ओरेशनिक की तैनाती होगी और 8 मिनट में ब्रिटेन पर हमले की ताकत है इसकी। यूक्रेनी खुफिया विभाग के प्रमुख ने यह दावा किया, लेकिन मकसद क्या है? यूरोप के खिलाफ रूस की आक्रामक तैयारी है। अमेरिका पर भी रणनीतिक दबाव बनाना एक और प्लान है। यूक्रेन को मिल रही हथियार सप्लाई पर भी रोक। निशाने पर कौन कौन है? लंदन, ब्रिटेन, यूरोप के देश, जिनकी तरफ से भी लगातार तैयारी की जा रही है। वीके दत्ता सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, पुतिन की तरफ से पहले ही ये बयान सामने आ चुका है कि अगर यूरोप की तरफ से युद्ध की शुरुआत होती है या हमला किया जाता है तो रूस पीछे नहीं रहेगा। और अब ये जो कदम रशिया उठाने वाला है, क्या मायने निकाले? देखिए प्रीति, ऐसा है कि रूस ने अपने जो टर्म्स और एम इस जंग को जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से शुरू किया था, उसके अंदर कोई डिविएशन नहीं है। उसकी जो 4 मांगे थी वो 4 मांगे अभी भी कायम हैं। जितना मर्जी पीस प्रोसेस चल रहे। अभी आज के दिन में ज़ेलेंस्की ने बोला कि साहब जहाँ पे अभी बैटल लाइन्स है उसी को फ्रीज कर दिया जाए, वहीं पे युद्ध को रोक दिया जाए। उसके बनस्पत रूस ने बोला है कि जब तक आप पूरा इलाका खाली नहीं कर रहे हैं डोनेत्स्क, लुहांस्क का, ये युद्ध नहीं रुकेगा। अभी जहाँ तक यूरोप का सवाल है, जो लगातार ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करते जा रहे हैं, यूक्रेन को करते जा रहे हैं, हालांकि ट्रंप एक सीज फायर लाने की चर्चा कर रहे हैं, तो जो पुतिन है वो एक फ्यूचरिस्टिक, अगर कोई ऐसी कंटिजेंसी आएगी जहाँ पर कि रूस को यूरोप के साथ में जंग लड़ना पड़ जाए, नेटो के साथ लड़ना पड़ जाए, वो किस प्रकार लड़ेगा, उसकी रणनीति क्या होगी, उसकी तैयारी उसने शुरू कर रखी है। उसका पूरा सोच विचार, उसका आर्मामेंट, उसके मिसाइल्स, उसका स्टॉक पाइल ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, उसको मद्देनजर रख के किया गया है कि अगर मेरे को नेटो के साथ जंग लड़नी पड़ गई तो मैं किस प्रकार इसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये जो पूरी कार्रवाई है, जहाँ पे लगातार जो ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जो साथे चले जा रहे हैं यूक्रेन को, अगर ये हालत बदली होती है तो उस हालत में पुतिन किस प्रकार काउंटर अटैक करने वाला है। और जहां तक अभी ट्रंप का सवाल है, वो लगातार कोशिश तो कर रहे हैं। अभी ज़ेलेंस्की ने क्या बोला है, साहब मेरे को गारंटी दे दीजिए, आप नेटो टाइप कोई गारंटी दीजिए मेरे को कि आगे से रूस मेरे पे हमला नहीं करेगा, तो मैं किस चीज पे मानूं। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, यूक्रेनी हमलों से दहल गया रूस का बेलगोरोद। बेलगोरोद वो इलाका है जिसे बार बार यूक्रेन कर रहा है टारगेट। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर पर ताजा हमला हुआ है। बेलगोरोद के कई इलाकों में इस हमले के बाद बिजली गुल हो गई। तो ये अटैक लगातार जारी है दोनों तरफ से, और रूसी एयरफोर्स पर भी बड़ा एक्शन देखने को मिला। रूसी एयरफोर्स का बड़ा एक्शन है, जहां यूक्रेन के कई इलाकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। और यहां टिनोवका में भी हेलीकॉप्टर से हमला किया गया है और यूक्रेनी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो अलग अलग शहरों पर, चाहे वो रिहायशी इलाके क्यों ना हो, अटैक किए जा रहे हैं और रणनीति भी तैयार हो रही है। और अब एक बड़ी खबर, बड़ी मुलाकात से जुड़ी। बर्लिन में ट्रंप के विशेष दूत के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, वार्ता हुई। नेटो सदस्यता की मांग छोड़ने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार हैं। अमेरिका से सुरक्षा गारंटी चाहते हैं यूक्रेनी राष्ट्रपति। यूक्रेन के हिस्से की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की। 5 घंटे तक स्टीव विटकॉफ के साथ ज़ेलेंस्की की ये वार्ता चली। तो अमेरिका से वार्ता, यूक्रेन अब क्या चाहता है ये भी समझ लेते हैं। बर्लिन में स्टीव विटकॉफ के साथ ज़ेलेंस्की की बात हुई। नाटो सदस्यता की मांग छोड़ने को तैयार हैं ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने बदले में लेकिन यूएस सुरक्षा गारंटी की मांग जरूर रखी है। यूक्रेनी क्षेत्र रूस को देने के लिए तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की, और 5 घंटे चली है विटकॉफ के साथ ये बातचीत। जी हां, बड़ी बात यह है कि रूस चाहता है कि डोनबास को छोड़ दे यूक्रेन। डोनबास पर ही सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। प्लान पर रूस की सहमति भी जरूरी होगी। सुरक्षा गारंटी को अमेरिकी संसद से मंजूरी भी चाहिए होगी। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, यह जंग शुरू तो इसी बुनियाद पर हुई थी कि यूक्रेन को नेटो सदस्य ना बनाया जाए। अब उससे कहीं ना कहीं समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं ज़ेलेंस्की। तो उस लिहाज से तो यह जंग खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है। क्यों?
एक्चुअली समीर जी इसलिए नहीं हो रही है कि आपने सही कहा कि जो बुनियाद थी वो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ही था। और यदि आज जेलेंस्की कह रहे हैं कि अब हम नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे, आप हमें सिक्योरिटी की गारंटी दीजिए, तो मुझे लगता है कि आपने क्या किया फिर। आपने इतने सालों तक, स्पेशली 4 साल होने वाले, लाखों लोगों की जान गंवाई। तो मुझे लगता है कि ये नाटो के ही तो पुतिन की जिद थी कि नाटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है हमारी सिक्योरिटी सर्वाइवल के डायरेक्ट थ्रेट है। और यदि किसी तरीके से जो यूक्रेन है उसमें इच्छा जताता जाने के लिए, तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी बुनियाद पर युद्ध को छेड़ा गया। अब चूंकि पुतिन एक अपर हैंड में है, जब पूरा डोनबास मांग रहे हैं, तो अब जेलेंस्की को यह लगता है कि यदि दोनों मांगों को हम लूज कर दिए तो उनका राजनीतिक मर्डर है, पॉलिटिकल मर्डर है। इवन पॉलिटिकल मर्डर छोड़िए कि इतिहास में वो किस रूप में जाने जाएंगे ये कोई नहीं जानता। अब सवाल अगला ये है कि आखिर दोनों जो सबसे बड़ी मांगे हैं, अब जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, आप ये बताइए कि पिछले 4 साल से सिक्योरिटी कौन दे रहा है? आप लिख देने से कुछ नहीं होता है। अमेरिका ऑलरेडी आपको सिक्योरिटी दे रहा है, 32 जो नेटो के कंट्री ऑलरेडी आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो व्हाट्स नथिंग न्यू, ये नया कुछ नहीं है इसमें। तो ये लूज पोजीशन है जेलेंस्की की। जेलेंस्की को ये लग गया है कि जिस प्रकार से ट्रंप का प्रेशर है जेलेंस्की पर, और ये जेलेंस्की जानते हैं कि क्यों स्टारमर हो या फिर आपके इनुअल मैक्रोन हो या फिर इसके बाद आपके ये जो फ्रेडरिक मर्ज साहब हो, ये तीनों जो है जर्मनी, फ्रांस, यूके में उतनी ताकत नहीं। मैं हमेशा इस बात कहता हूं कि माइनस यूएसए जिस दिन हो गया, ये युद्ध तो अपने आप में खत्म होगा। और इसीलिए मुझे लगता है ये टोन डाउन हुई जेलेंस्की को बर्लिन पर ये मीटिंग में। बिल्कुल, और दबाव तो बढ़ता ही जा रहा है। और जिस तरीके से ट्रंप का बयान सामने आया था, साफ है सर कि नाराजगी कहीं ना कहीं तो है। बढ़ते आगे और एक और बड़ी जानकारी, यूक्रेन युद्ध पर क्रेमलिन प्रवक्ता का बड़ा बयान। यूक्रेन युद्ध पर क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने बयान दिया, कहा कि रूस के खिलाफ जंग में नाटो की सीधी भूमिका है। कीव में मौजूद नाटो स्पेशलिस्ट फोर्स के लोग नाटो की भूमिका के चलते रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं और जेलेंस्की की सरकार में भी नाटो के लोग मौजूद हैं। ये बयान पेस्कोव की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा यूक्रेन में मौजूद है नाटो के विशेषज्ञ। ये उनकी तरफ से कहा गया है। जेलेंस्की की सरकार में नाटो के लोग हैं। यूक्रेन को नाटो से हथियार सप्लाई की जा रही है। जंग के लिए यूक्रेन को नाटो ने ट्रेनिंग दी है। नाटो की भूमिका से रूस को खतरा है। देखिए, एक तरफ यह कहा जा रहा है कि यूरोपीय देशों को खतरा है रूस से, रूस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि नाटो की भूमिका से रूस को खतरा है। अब आगे क्या होगा? नाटो के खिलाफ आक्रामक होगा रूस, इसके संकेत मिल रहे हैं। रूस और नाटो में सीधे सीधे टकराव बढ़ेगा, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। प्रगति। बिल्कुल, और मनीष, पहले ही पुतिन कह चुके हैं कि रूसोफोबिया तो यूरोप को है ही। अब जिस तरीके से क्रेमलिन प्रवक्ता का बयान सामने आया है, ये तो साफ है कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब अमेरिका माइनस दिखाई दे रहा है और रूस वर्सेस नाटो या यूरोप होता है, तो फिर कैसे हालात बनेंगे? देखिए, हॉलीवुड की एक बहुत अच्छी मूवी है, बेन अफ्लेक उसके स्टार हैं, कि सम ऑफ ऑल फियर्स, जिसमें वो बहुत खूबसूरती से बताते हैं कि कैसे रूस और अमेरिका दोनों को एक दूसरे से डर लगता है और वो डर उसे न्यूक्लियर वॉर तक कैसे लेकर चले जाता है। यही कमोबेश स्थिति रूस और यूरोप के बीच में भी है। एक तरफ रूसोफोबिया की वजह से यूरोप के देशों को ये लगता है कि रूस से उन्हें खतरा है, इसलिए जंग की तैयारी करनी चाहिए, जिसके बारे में नाटो चीफ ने कहा भी है, जिसे लेकर काफ़ी विवाद है, कि उन्होंने यही कहा कि जो हमारे बाप दादाओं ने जो युद्ध लड़ी थी, उसी युद्ध को लड़ने के लिए अब हमें भी तैयार रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ रूस को यह लगता है कि नाटो के सैनिक धीरे धीरे करके उनके सीमा पर मौजूद हैं और वो रूस को कंटेन करना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में रूस के पास युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। तो दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ तैयारी भी कर रहे हैं, एक दूसरे से डर भी जता रहे हैं, और इसी डर की वजह से दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और आखिर में एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन कभी भी महायुद्ध को शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, इस बीच जंग के मैदान में क्या चल रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। कुपियांस से अहम खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेन ने रूसी सेना से अपनी जमीन वापस ली है। कुपियांस में युवेल्नी माइक्रोरियोन पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है वापस से।
तो देखिए, यूक्रेन की जमीन रूस में ना चली जाए, रूस का कब्जा ना हो जाए उस पर, इसके लिए यूक्रेन ने दरअसल पूरी ताकत लगा दी है। और कुपियांस में जो उसे कामयाबी मिली है वो यही कहानी कह रही है, यानी यूक्रेन पूरी ताकत के साथ अभी भी लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। रूस को झटका लगा है, यूक्रेन का कब्जा बढ़ा है। कुपियांस की जंग इसी के लिए जानी जाएगी। युवेल्नी, सेंट्रल कुपियांस, पेट्रोपाव्लिवका इलाका, ये देखिए, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर अब यूक्रेन का कब्जा हो गया है। इनमें से ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पर रूस ने बढ़त बना ली थी, युवेल्नी हो, सेंट्रल कुपियांस्क हो या फिर पेट्रोपाव्लिवका। बड़ी बात यह है कि रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन को बढ़त मिल रही है। रूसी ठिकानों पर कहर बरपा रहा है यूक्रेन। कुपियांस्क में यूक्रेन की सेना को मिली ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी सफलता है। पूरे कुपियांस्क पर जल्द ही यूक्रेन का कब्जा संभव है, अब ये कहा जाने लगा है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी कामयाबी मानी जाएगी यूक्रेन के लिए। दत्ता सर, इसे आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी तरह से सरेंडर के मूड में है ज़ेलेंस्की, जो कहा जा रहा है वो मान रहे हैं, नाटो की सदस्यता से भी समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ शर्तें भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैदान जंग में तो बड़े बुलंद हौसलों के साथ लड़ रही है उनकी सेना। बिल्कुल समीर, देखिए ऐसा है, कुपियांस्क को रशिया ने 4 नवंबर को डिक्लेयर किया था कि उन्होंने उसको कैप्चर कर दिया। पुतिन ने इसका स्टेटमेंट दिया था कि हमारी फोर्सेज जो हैं, रशियन फोर्सेज पूरे इलाके को कब्जा आ चुकी हैं और अभी क्लियरिंग चल रहा है, मतलब हाउस टू हाउस क्लियरिंग चल रही है और उसको हम पूरा क्लियर कर देंगे। अभी यूक्रेन का एक दावा है कि हमने काउंटर अटैक करके दोबारा रशियन फोर्सेस को पुश बैक किया है जी। ये जो पूरी ज़मीन के ऊपर जंग चल रही है, पुश एंड शव की जो कार्रवाई मैं बोलूँगा उसको, ये सीज़ फायर को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है कि अगर कल को सीज़ फायर डिक्लेयर हो जाता है, किसके पास कितनी ज़मीन का कब्जा है, वो एक हो सकता है एक सीज़ फायर लाइन बन जाए। जिस प्रकार नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में वो 30th पैरेलल बन गया, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में वो सीज़ फायर लाइन, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, ये उसी को मद्देनजर रख के जो यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि मैं होल्ड बैक कर लूँ ताकि रूस की फोर्सेज ज़्यादा इलाका ना कब्जा कर जाए और जहाँ आया तो हो सके मैं उसको रिकैप्चर करूँ। तो ये उसका ये पुश एंड शॉव चल रहा है इसके अंदर, लेकिन यूक्रेन को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही है क्योंकि रशियन फोर्सेज जो हैं अभी पूरी तरह से हावी हैं। छोटे मोटे टैक्टिकल सेटबैक होते हैं जी। फाइनली क्या है कि स्ट्रेटजिकली किस लाइन के ऊपर जाके रूस रुकेगा वो फाइनल होगा नेगोशिएटिंग टेबल। बिल्कुल, कोशिश तो लगातार यूक्रेन की तरफ से हालांकि की जा रही है। बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर, जहां यूक्रेन की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अटैक जारी है मॉस्को पर, यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेन के ड्रोन हमले से मॉस्को में तबाही और ड्रोन हमले से मॉस्को के कई घरों में आग भी लग गई। तो रिहायशी इलाकों में लगातार हमले जारी हैं और मॉस्को की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और एक और अहम खबर आ रही है, यूक्रेन के गुलियाईपोल में रूसी ड्रोन ने कहर बरपा दिया। यूक्रेन के रोबोटिक सिस्टम को यहां पर तबाह कर दिया गया है। गुलियाईपोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रूसी ड्रोन कहर बरपाते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का यहां पर एक रोबोटिक सिस्टम था जिसे ताजा हमले में तबाह कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें आप देखिए। और बड़ी खबर यह भी कि रूस के खिलाफ पोलैंड की भी जंगी तैयारी चल रही है। पोलैंड यूक्रेन मिलकर खोल सकते हैं मोर्चा। 19 दिसंबर को पोलैंड दौरे पर जाएंगे ज़ेलेंस्की। रूस के खिलाफ संयुक्त रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, ज़ेलेंस्की के पोलैंड दौरे को लेकर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या युद्ध का और विस्तार होगा। 19 दिसंबर को पोलैंड का दौरा करेंगे ज़ेलेंस्की। पोलैंड के राष्ट्रपति कारोल नवरोकी से उनकी मुलाकात होनी है। पुतिन के टारगेट पर है नाटो देश पोलैंड। पोलैंड को हमले की आपको याद होगा रूस चेतावनी भी दे चुका है। पोलैंड में रूसी ड्रोन कई बार कर चुके हैं घुसपैठ। अब ये मुलाकात ऐसे में क्यों खास हो जाती है, ये जानिए। पोलैंड यूक्रेन का बड़ा सैन्य मददगार देश है। पोलैंड के रास्ते पहुंचते हैं नाटो के हथियार। 90% विदेशी सैन्य सहायता इसी पोलैंड से होकर गुजरती है। पोलैंड में लाखों यूक्रेनी शरणार्थी भी मौजूद हैं और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी
पोलैंड और यूक्रेन का ये कनेक्शन जो है ये अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसे में इस मुलाकात के बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या निकलकर सामने आ सकता है? देखिए, जेलेंस्की की पूरी कोशिश ये है कि बैटल फील्ड में रशिया से तो हम देख ही रहे हैं जिस तरह से लड़ाई चल रही है, लेकिन डिप्लोमेटिक फील्ड में ये उनकी कोशिश है। जब से माइनस अमेरिका हो गया, जब से ट्रंप ने थोड़ा सा पीछे हटे, तो उनकी पूरी कोशिश है। पहले ट्राइंगल का जो कंसेप्ट था, मैंने बताया कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बैठना, तीनों नेताओं के साथ एक सॉलिडरिटी दिखाना और फिर पोलैंड के पास आना। देखिए, पोलैंड आप देखिए 2022 के बाद से लगातार एक बहुत बड़ा संबल रहा यूक्रेन के लिए। आपने देखा कि सप्लाई चेन सिस्टम को बहुत रोबस्ट तरीके से यूक्रेन साबित रहा है, और यही कारण है कि बीच बीच में पुतिन ने ड्रोन पर हमले किए पोलैंड पर। और जब भी पुतिन के हमले होते हैं पोलैंड पर, तो पोलैंड पूरे सहम जाता है, रोमानिया सहम जाता है। इसलिए मैं कहता हूं इन कंट्री के पीछे में कितना ज्यादा इनका मिलिट्री माइट है ये समझना मुश्किल है। और 1, 2, 3 ड्रोन यदि 19 दिसंबर को ही पोलैंड पर गिर जाए तो ये सारी मीटिंग उसी दिन कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब ये है कि पोस्चरिंग ज्यादा है। लेकिन ये जो और पोलैंड की जहां तक बात, पोलैंड मैं आपको बताएं, आज से 6 महीने पहले आप ही के शो में एक बार चर्चा हो रही थी कि पोलैंड ने क्लियरली कैटेगोरिकली बोला कि मेरी जमीन को ब्लैकमेल न किया जाए, बहुत हो चुका है, हमारा जो बॉर्डर है। सर, आपने रोक रही हूँ आपको, ये बयान जरूर सामने आया, लेकिन पोलैंड की तरफ से खुलकर कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जाता है, या यूं लगता है कि बैकसीट पर पोलैंड यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश करता है। लौटूंगी आपके पास। रूस की तरफ से लगातार हमले जारी हैं और 4 दिन से ओडेसा में अटैक हो रहे हैं। रूस की तरफ से अटैक यहां पर किया गया है, तो रूस ने 30 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया है। 300 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ओडेसा पर प्रहार जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के ओडेसा में भीषण तबाही मची हुई है और हमले में $109 मिलियन से ज्यादा खर्च किया गया है। तो ये हमले अपने आप में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रूस के निशाने पर यूक्रेन का पोर्ट सिटी है। ओडेसा में जबरदस्त तबाही मचाई गई। कब से हमले हुए हैं? 4 दिन से लगातार ओडेसा में हमले हो रहे हैं। कितनी मिसाइलों से अटैक किया गया है? 30 से ज्यादा। और ड्रोन अटैक्स का सिलसिला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 300 से ज्यादा ड्रोन प्रहार हो चुके हैं। हमले में कितना खर्च हुआ यह भी जान लीजिए। एक ब्यौरा सामने आया है जिसके मुताबिक $109 मिलियन खर्च हुए हैं इन हमलों में। किस हथियार से हमले किए जा रहे हैं? 16 कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। 5 खतरनाक घातक स्कैंडर के क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। 5 स्कैंडर एम बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। 4 किंजल एरो बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई। 300 से ज्यादा किलर शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। टारगेट पर इस कदर क्यों है ओडेसा? सबसे ज्यादा आबादी वाला यह यूक्रेन का तीसरा शहर है। 85% एक्सपोर्ट इसी ओडेसा से होता है। यह पोर्ट सिटी है, काला सागर तट पर मौजूद बंदरगाह शहर है और इसे पूरी तरह से बर्बाद करने पर आमादा इस वक्त रूस नजर आ रहा है। तो साफ है रूस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और एग्रेसिवली जिस तरीके से वो हमले करता है उसी के साथ अटैक हो रहे हैं। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के सलाहकार का बड़ा दावा भी सामने आ चुका है। यूक्रेन युद्ध खत्म होने की संभावना नहीं है, ये साफ कहा गया। यूरी की तरफ से शांति प्लान में बदलाव का विरोध करेंगे। डोनबास पर यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा। वही डोनबास जिसको लेकर दत्ता सर साफ कह दिया गया है पुतिन की तरफ से कि वो पीछे नहीं हटेंगे और ज़ेलेंस्की उसके लिए बैठक पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन रूस की तरफ से एक और बयान ये बता रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए यूक्रेन को झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो चेष्टा है ट्रंप की सीज फायर लाने की, वो इसी मुद्दे के ऊपर रुकी हुई है कि क्या यूक्रेन वो इलाका जो रूस क्लेम कर रहा है, डोनबास लुहांस्क का जो इलाका, वो क्या खाली करने को तैयार है कि नहीं। जहाँ तक ज़ेलेंस्की का सवाल है, उसने बोला कि मैं मौजूदा लाइन जहाँ पर हमारा जंग चल रहा है, जहाँ पे रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस हैं, मैं उसको मानने को तैयार हूँ। मैं नेटो को ज्वाइन नहीं करूँगा ये मैं बोलता हूँ, लेकिन मेरे को सिक्योरिटी गारंटी दे दी जाए। तो रूस का मानना ये है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। जो हमारी डिमांड शुरू में थी 4 साल पहले, वही डिमांड है, आप इस इलाके को टोटली खाली करिए जी। अभी सारा जो पेच है इसके ऊपर फंसा हुआ है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की इसको मार लेता है तो ज़ेलेंस्की का एक
सुसाइड आप समझ के चलें, उसका पॉलिटिकल कैरियर, उसका हिस्ट्री के अंदर नाम कि लाखों की तादाद में अपने सैनिक मरवा दिए, अपने देश की तबाही करा दी, और रूस ने वही 4 शर्तों को लेके या 3 मूल शर्तों को लेके उसी के ऊपर उसने बिल्कुल, यानी आपके हिसाब से पेच फंसा हुआ है। लेकिन मनीष, अमेरिका के रुख में क्या कोई क्लैरिटी आई है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को पुतिन की शर्तें मनवाने के लिए राजी कर पाएंगे? क्या लगता है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 28 पॉइंट का अपना फॉर्मूला दिया था। अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने उसके काउंटर में 20 पॉइंट का अपना फॉर्मूला दिया। और आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं, तब भी यूक्रेन और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच बातचीत हो रही है उस 20 पॉइंट के फॉर्मूला को लेकर। लेकिन इससे पहले क्रेमलिन ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप के प्रस्ताव पर तो हम राजी थे, लेकिन जेलेंस्की और यूरोप के प्रस्ताव पर हम राजी नहीं हैं। बल्कि उन्होंने एक नई बात भी कह दी है कि कहीं ये यूक्रेन का धोखा देने वाला कोई प्लान तो नहीं है। तो मतलब वही बात वो कह रहे हैं जो उनके साथ मिन्स्क II एग्रीमेंट के बात हुआ था। तो अगर उस जगह पर क्रेमलिन का सोचना है तो इसका मतलब यह है कि वो यूक्रेन के इस 20 पॉइंट फार्मूला को नहीं मानने वाले हैं। रही बात डोनबास, क्रीमिया जैसे जगह की, तो उसे लेकर रूस का साफ तौर पर है कि अब हमारा हिस्सा बन चुका है, इसकी 1 इंच जमीन हम वापस नहीं करेंगे। तो अब ऐसे में जेलेंस्की के लिए तो यही है कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना नाटो की सदस्यता मिली, ना यूरोपीय यूनियन की सदस्यता मिली, और पूरा देश जो है वो तबाह हो चुका है। बिल्कुल, और शायद इस वजह से पॉलिटिकल प्रेशर भी है। अपने करियर को देखते हुए भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जो सिचुएशन है उसको संभाल लें। बढ़ते आगे, यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने बयान दिया है। मैक्रो की तरफ से बयान दिया गया कि रूस का तरीका युद्ध भड़काने वाला है। अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन शांति चाहते हैं, इमानुएल मैक्रो की तरफ से कहा गया। और रूस की हर बात मानना छोड़ दे अमेरिका, ये कहा है जेलेंस्की ने। डोनबास पर रूस का अड़ियल रवैया है, यूक्रेन डोनबास को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। कुपियांस पर अब भी यूक्रेन का ही कंट्रोल है। और ज़ेपोरिज़िया की बात करें तो यहां पर रूसी सेना को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तैनाती बढ़ा दी गई थी। ज़ेपोरिज़िया में रूस की सेना को बढ़त मिली है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना के कब्जे का दावा, और हुलियाई पोल में पहली बार रूसी सेना घुसी है। तो एक और कामयाबी रूस को। तो एक एक कर कई क्षेत्रों पर रूस की तरफ से कब्जा किया गया। और ज़ेपोरिज़िया की बात करें तो यहां पर भी रूस को बढ़त हासिल हुई है। तो देखिए, ये डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है ज़ेपोरिज़िया के लिहाज से, जहां रूस को अब बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ज़ेपोरिज़िया पर रूस के विध्वंसक हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ज़ेपोरिज़िया पर रूस लगातार हमले कर रहा है, और यहां पर रूस ने कब्जे का दावा कर दिया है। अब रूस ये दावा कर रहा है कि ज़ेपोरिज़िया पर हमारा कब्जा हो चुका है। हुलियाई पोल में पहली बार रूसी सेना दाखिल हुई है। ये एक ऐसा इलाका है जहां अभी तक रूस की सेना की मौजूदगी नहीं थी। ज़ेपोरिज़िया के ज्यादातर इलाकों पर तो वैसे ही रूस की सेना मौजूद है। ज़ेपोरिज़िया के कई इलाकों में तबाही मचाई गई है। ये वो तमाम इलाके हैं जो कि यूक्रेन के कब्जे में थे। यूक्रेन के हुलियाई पोल में ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं, और उसके बाद यह दावा कर दिया गया है कि अब यहां भी हमारा कब्जा हो गया है। यूक्रेन सेना के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक की भी खबरें हैं इसी हुलियाई पोल में, जहां पर अब रूस कब्जे का दावा कर रहा है। रूसी हमलों में यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यहां पर भारी संख्या में यूक्रेन की सेना के जवानों की जान गई है। हुलियाई पोल में गाइडेड बॉम्ब से पिन पॉइंट अटैक किया गया है यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर, और उसके बाद यह ऐलान कर दिया गया है कि ज़ेपोरिज़िया के एक और बड़े इलाके पर पूरी तरह से रूस काबिज हो चुका है। यह खबर निश्चित तौर पर ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।